जी, तो आज हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से स्टार्ट करना है हमारा टॉपिक। हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, इनके मुतालिक हमने देखना है। ठीक है जी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो टेंडेंसी रखते हो अक्कर होने की बाय इटसेल्फ, खुद ब खुद हो जाएं, या बाय प्रॉपर इनिशिएशन, यानी उनको प्रॉपर इनिशिएट करवाया जाए, या अंडर गिवन कंडीशंस, अंडर गिवन कंडीशंस। अगर ये तीन खसूसियात अगर किसी प्रोसेस में है, तीनों में से एक भी है, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। अब इसकी मिसाल हम लोग देख लेते हैं कि बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ हम देखते हैं कि कौन से रिएक्शन है, जैसे कि शुगर डिजोल्व इन वाटर। जो शुगर वाटर में डिजोल्व होती है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसी तरह साल्ट डिजोल्व इन वाटर। फिर इवेपोरेशन इज आल्सो अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। इसी तरह फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर इज आल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और इसी तरह मेल्टिंग ऑफ आइस इज आल्सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है। अब ऐसे रिएक्शन भी सर जी। सर, इसमें जो वाटर डिजॉल्व इन वाटर में जो डिजॉल्व कर रहे हैं आप शुगर को, वो कैसे स्पॉन्टेनियस होगा? उसमें तो हम खुद मिक्स करते हैं। आपने डेफिनेशन अभी देखी है, मैंने क्या बात की थी जी सर, देखिए। उसमें? सर मुझे क्या समझ नहीं आई। प्रॉपर इनिशिएशन का वर्ड लिखा हुआ था? जी सर, स्पॉन्टेनियस वही होते हैं प्रॉपर इनिशिएशन, मतलब अगर हम एक दफा शुरू कर दें तो बाकी वो खुद ब खुद होते हाँ हैं, जी। लेकिन इसमें तो अगर आप चीनी लिखा को रख है। दें ना पानी में, तो ये खुद ब खुद डिजोल्व होती रहती है। ये इंतहाई स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है। चीनी अगर आप रख जी दे तो खुद ब खुद हो जाती डिजोल्व, आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, जी क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती शुगर में और वाटर में। जी और ये जरूरी नहीं है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फास्ट हो, ये स्लो भी हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह आपके पास आ जाता है प्रॉपर इनिशिएशन अगर हमें देनी पड़े, तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर हमें इग्निशन थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम वाटर बनाना चाह रहे हैं, 2H2 + O2 मेक्स H2O, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क चाहिए, इलेक्ट्रिक स्पार्क की जरूरत होती। ठीक है। तो ये मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को भी एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें एक बार एनर्जी दे दी जाए तो वो कंटिन्यूस चलते रहे। ठीक है। उनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप कहते हैं कि एक बार स्टार्ट करवा दे वो कंटिन्यूस चलते रहे। ये मैटर नहीं करता वो फास्ट है या स्लो है, ये बात आपने याद रखनी है, ये मैटर नहीं करता। फिर आपके पास होता है जी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको आप रिवर्स कर दे कि जिनको आप, जो आपके पास नो टेंडेंसी रखते हो ऑन इट्स ऑन, इवन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन भी वो ना चल सके, इनको कंटिन्यूस एनर्जी देनी पड़े। मिसाल के तौर पर आप पानी को ये ग्राउंड से ऊपर तक, अपर लेवल तक लेकर जा रहे हैं, तो
मोटर लगानी पड़ती है, अगर मोटर बंद कर देते तो पानी ऊपर जाना बंद हो जाता है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि पानी जो जमीन से ग्राउंड स्टेट से ऊपर तक जाता है वो आपके पास तब तक स्पॉन्टेनियस रहता है जब तक आप कंटिन्यूस एनर्जी दे रहे होते हैं। लेकिन जब ही जो ही आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट ऑफ करते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये प्रोसेस ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। ठीक है। इसी तरह जो रेफ्रिजरेटर होती है, फ्रिज जो होती है आपकी, वो कूल, उसमें चीजें जो होती है वो ठंडी रहती है। अब फ्रिज जो होती है आपको इसकी अगर केमिस्ट्री देखे ना, ये कूल होती है और फिर भी ये हीट रिलीज कर रही होती है एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में। कूल होने के बावजूद ये हीट रिलीज कर रही होती है जब तक कि इसका कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है। मतलब कूल्ड बॉडी से हीट रिलीज नहीं हो सकती, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा तो ये हीट रिलीज करती है। जो खाने की हीट होती है वो सराउंडिंग में जाती है। ठीक है। खाना गरम गरम खाना कैसे ठंडा हो जाता है? वो हीट कहाँ जाती है? वो सराउंडिंग में जाती है। और हालांकि फ्रिज का टेम्परेचर इतना कम होने के बावजूद ये हीट रिलीज कर रही होती है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। जब तक कि इन्हें कंटिन्यूस एनर्जी दी जा रही है ये स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे एनर्जी खत्म, ये फिर से नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। अब एक बात याद रखनी है, अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड में स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड में वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेट्स सपोज ये एक बाल है यहाँ पर पड़ी है, अगर ये नीचे आते हुए स्पॉन्टेनियस है तो नीचे से ऊपर जाते हुए ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है जी। अब जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं ये मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, मोस्टली, नॉट 100%। फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो डिक्रीज करते हैं इंथाल्पी को और इंटरनल एनर्जी को भी डिक्रीज कर सकते हैं, और ये इंट्रोपी को इंक्रीज करते हैं। ये इंट्रोपी क्या चीज होती है हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव होती है इनके केस में इंट्रोपी, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में अपोजिट, ये तीनों चीजें अपोजिट हो जाती हैं। ये तीनों चीजें अपोजिट हो जाती हैं नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में। अब जो बात आ जाती है कि क्राइटेरिया क्या है स्पॉन्टेनिटी के लिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो उसका क्राइटेरिया क्या वो हम देखते हैं। देखिए हमारे पास बेसिक क्राइटेरिया 3 है, उनमें से भी हमारे पास एक जो होता है वो मेजर होता है। हम सबसे पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो टेंडेंसी रखते हैं अपनी एनर्जी को लो करने में, अपनी एनर्जी को लो करने की टेंडेंसी रखते हैं, लोअर देयर एनर्जी। एनर्जी कौन सी? इंथाल्पी, मतलब जो अपनी इंथाल्पी को डिक्रीज करते हैं या इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, ऐसे स्टेप्स को आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का या प्रोसेस को आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नाम देते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर H2 प्लस 1/O2 मेक्स H2O। अब यहाँ पर जो डेल्टा H होती है वो -280 किलो जॉल पर मोल होती है। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, क्योंकि इसकी जो इंथाल्पी वो माइनस में आ गई है, कम हो गई है। लेकिन हमने नोटिस किया कि कुछ ऐसे रिएक्शन भी हैं जो एंडोथर्मिक थे, और एंडोथर्मिक होने के बावजूद वो स्पॉन्टेनियस थे। मिसाल के तौर पर आइस का वाटर में जाना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और यहां पर डेल्टा एच डिक्रीज नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती, सिस्टम को चाहिए होती है, पॉजिटिव होती है। इसी तरह वाटर का वाटर वेपर में जाना यानी गैस स्टेट में जाना, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह मरकरी के ऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म से मरकरी लिक्विड फॉर्म में चले जाना, ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। और इन तीनों के केस में
डेल्टा एच जो थी वो पॉजिटिव थी। अब ये जो डेल्टा एच वाला फैक्टर था ये हमारा खत्म हो गया, मतलब ये फेल हो गया बताने में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। अब हमें नया फैक्टर तलाश करना पड़ेगा जो स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर पाए। हमने तो ये पढ़ा था कि एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन इसने तो हमें, मतलब आप ये कहे कि इसने टोटली ये रॉन्ग कंसेप्ट कर दिया, क्योंकि इतने ज्यादा रिएक्शन हैं जिनमें डेल्टा एच पॉजिटिव भी है तो वो फिर भी स्पॉन्टेनियस है, और कुछ ऐसे भी थे जिनमें डेल्टा एच 0 था फिर भी वो स्पॉन्टेनियस थी। जैसे एस्टरिफिकेशन जो रिएक्शन है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर फॉर्मेशन जो होती है उसमें डेल्टा एच 0 होता है, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है जी। फिर हमारे पास सेकंड फैक्टर आ जाता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होगा जो टेंडेंसी रखता होगा मैक्सिमम रैंडमनेस प्रोड्यूस करने की। मैक्सिमम क्या उसमें प्रोड्यूस होनी चाहिए? रैंडमनेस। मैक्सिमम रैंडमनेस प्रोड्यूस करे वो, मतलब उसकी इंट्रोपी मैक्सिमम हो। इंट्रोपी इज रैंडमनेस, इंट्रोपी उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी रैंडमनेस उसकी ज्यादा हो। आप डेली लाइफ में अगर मिसाल मैं आपको दूं ना डेली लाइफ की, तो आप लोग टाइम टेबल बनाते हैं कि हम इस टाइम टेबल के मुताबिक डेली काम करेंगे, तो आप में से 99.9% लोग ये कहेंगे सर हम उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, डू नॉट फॉलो। इसकी रीजन क्या होती है? क्योंकि कायनात की जो भी चीजें हैं वो रैंडमनेस में जाना पसंद करती ज्यादातर। तो यही रीजन होती कि आप जो टाइम टेबल फॉलो कर रहे होते हैं एग्जैक्ट उसको फॉलो नहीं करते, बल्कि रैंडमनेस में जा रहे होते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि एक बुक है, ये टेबल पर रखनी है और रखनी भी इसी तरह है, ये इस तरह रखनी है। एक बुक है, इसको इस तरह रखना है जैसे मैंने प्लेस किया, ये टेबल है, इसके ऊपर आपने ये बुक रखनी इस तरह से। अब इसको रखने का एक तरीका है, बुक को टेबल पर रखने का एक तरीका है, लेकिन अगर बुक को आप कह ले रैंडम रखा जाए तो बेशुमार तरीके, ऐसे रख दिया जा सकता है, ऐसे रख दिया जा सकता है, ऐसे प्लेस कर सकते, इस तरह से प्लेस कर सकते। मतलब बुक को रैंडमली प्लेस करने के बेशुमार तरीके मिल जाएंगे, लेकिन ऑर्डर में लाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि कायनात में जो रिएक्शन है या जो नेचर है कायनात की वो रैंडमनेस की तरफ जाती है। तो ऐसे रिएक्शन रैंडमनेस जो शो करते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। आप एक क्वीन को टास्क करें ना, या 10 क्वीन है, अगर आप कहें कि 10 के 10 हेड आने चाहिए, तो 99.9% पॉसिबिलिटी है कि उनमें जो मैक्सिमम चांसेस होंगे वो टेल आएंगे, क्योंकि रैंडमनेस हो जाती है। हेड आने का एक होता है प्रोबेबिलिटी, 1/10 होती है, ठीक है। लेकिन जो आपके पास टेल है उसकी 9 प्रोबेबिलिटी हो जाती है। हेड 10 में से एक आ सकता है, दो आ सकते हैं, लेट्स सपोज 10 में से 4 आ गए तो 6 फिर भी आपके पास टेल होंगे। तो मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रैंडमनेस की होती है। तो ऐसा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है जिसमें रैंडमनेस इंक्रीज हो रही हो, ठीक है। रैंडमनेस ये आगे चलकर जी सर एक चीज मैं पूछूंगा। जी सर आपने ये कहा कि जितनी रेंडमनेस होती है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की तरफ जाता है। तो मुझे ये बताएं कि अगर गैस के पार्टिकल हैं उनको हम लिक्विड बना रहे हैं, तो वहां तो ये होता है ना कि रिएक्शन जो है वो अगर गैस आप लिक्विड बनाएं, क्योंकि गैस ज्यादा ज्यादा रेंडमनेस है, तो उस लिक्विड में जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। गैस से आप लिक्विड बना रहे हैं, हाँ लिक्विड बना ये रहे हैं जब वहां तो आप रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। इंट्रॉपी पढ़ते हैं ना जी तब जी। ये बात आपको समझ आती है।
इंट्रॉपी जो होती है ना वो सम होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग का। समझ आ रही बात? नहीं सर, देखें मेरा ये क्वेश्चन है ना सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने ये कहा ना कि कोई भी चीज जहाँ जितनी ज्यादा रेंडमनेस होगी, मतलब जितना इतनी ज्यादा वो क्या होगी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस की तरफ जी जाएगा। अब यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर गैस के पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं कि वो ज्यादा रेंडम होते हैं ना, उनकी जो पोजीशन है वो उतनी ज्यादा फिक्स नहीं होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड के जी पार्टिकल। रैंडम होते तो हैं। अगर, हाँ, अगर हम गैस से लिक्विड बनाएं, वापस उसकी कंडेंसेशन करें, तो तो वो हमारे नॉन पास ये होता है कि स्पॉन्टेनियस होगा। नहीं, गैस से लिक्विड सर स्पॉन्टेनियस नहीं होता। किसने आपको कहा है? सर ये होता है, ये एक मैं बुक में पढ़ा था। आप वो बुक उसकी, का आप मुझे रेफरेंस कोड कर दीजिएगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, ये सारी चीजें इंट्रॉपी पर डिपेंड कर रही होती हैं। अभी टॉपिक इंट्रॉपी आएगा फिर आपको ये बात समझ आ जाएगी। अभी मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ। तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास, ये दूसरा जो क्राइटेरिया कि अगर इंट्रॉपी आपकी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की तो रैंडमनेस बढ़ रही है। नेस आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है? अब इसकी मिसाल आपको दूं मैं, मिक्सिंग ऑफ गैसेस, यानी गैसेस की मिक्सिंग होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। आइस से वाटर में जाना ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जी। सॉलिड से लिक्विड में जाना ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, क्योंकि सॉलिड में मोर ऑर्डर होता है जबकि वाटर में लेस ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर से लेस ऑर्डर में जाना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तीसरी बात हमारे पास आ जाती है जी कि तीसरा जो क्राइटेरिया है, डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0, यानी किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन 0 होगी तो वो आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है? अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है और इंट्रॉपी आपके पास क्या है, ये हम अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है? यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर रेंडमनेस सॉरी एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो रेंडमनेस इंक्रीज होगी। इंट्रॉपी डिक्रीज होने से रैंडमनेस नहीं, इंट्रॉपी जी इंक्रीज होगी तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी। सर, आपने अभी लिखा ना कि एंट्रोपी लेस देन 0 रेंडमनेस इंक्रीज। इंट्रॉपी ग्रेटर देन 0। जी जी, ग्रेटर ग्रेटर, सॉरी सॉरी। ओके। आप लोग देखते नहीं है, गौर से देखें, ठीक है? और यस सर। सर ये भी कि सॉलिड से लिक्विड में जाना ये सिर्फ आइस और वाटर का ही है ना, और तो ऐसा कोई नहीं सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो ये होगा। ये डिपेंड करेगा, ये मैं आपको बताया ना इंट्रॉपी। अगर जैसे उन्होंने कहा कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, ठीक है? अब कंडेंसेशन किसकी करवा रहे हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और फिर हम देखते हैं कि हीट रिलीज कितनी हुई है, ये आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? सर ये एक्सक्यूज मी जो सर, आइस या वाटर में कन्वर्ट होने हैं, इसका एक बार दोबारा बता दें, इससे रैंडमनेस इंक्रीज होती है ना या? सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो क्या होगा? सर इंक्रीज होती है रैंडमनेस। तो बस तो वाटर का आइस का यही केस है ना, वाटर में इंक्रीज हो रही है। आइस से वाटर में जाएंगे तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। जी सर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने बोला कि जो आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स इन गैसियस फॉर्म में, जी। वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तो आपने बोला ये नॉन स्पॉन्टेनियस। सर लेकिन ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता कि अगर आपके पास वाटर किसी कंटेनर में हो तो फिर जब आपकी इवेपोरेशन में गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाते हैं वो वाटर के, इक्विलिब्रियम तो वो तो प्रोसेस दोबारा से की आप कंडेंस बात बैक कर हो रहे हैं, जाते हैं, तो ये तो स्पॉन्टेनियस होता है। वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, ठीक है?
अगर आप वाटर जी जी, को एक मिनट में मैं ओपन बात कर रही हूँ, लेकिन ओपन स्पॉन्टेनियस कंटेनर होता है ना ये? ओपन कंटेनर में अगर आप वाटर को हीट कर रहे हैं, क्या दोबारा से वो जो गैस ऊपर जा रही होती है उसमें दोबारा से नहीं होता, ओपन कंटेनर में नहीं होता, नहीं तो इक्विलिब्रियम इज नहीं, अ ओपन में नहीं होता। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज फॉरवर्ड और रिवर्सिबल जो होते हैं उनका रेट इक्वल होता है, ठीक है। आप दो चीजों को मिक्स ना करें। ठीक, ठीक है सर। एंट्रोपी की हम बात करते हैं। इवेपोरेशन इज समथिंग डिफरेंट फिनोमिना। इवेपोरेशन एक और चीज है, हम जो बात कर रहे हैं वो और चीज है। एंट्रोपी क्या होती है जी? इट इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। एक सिस्टम की रैंडमनेस मेजर करने के लिए हमारे पास इंट्रोपी होती है जी, ठीक है। इंट्रोपी की सिंबल एस होती है। चेंज इन इंट्रोपी S2 माइनस S1 होती है। इंट्रोपी एक क्राइटेरिया होती है किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को जज करने का। अगर रैंडमनेस उसकी इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव है, तो वो रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा। अगर रैंडमनेस उसकी नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर रैंडमनेस उसकी 0 है तो वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। ये बात आपने याद रखनी, ठीक है। अब इसकी जो मैथमेटिकली डेफिनेशन हो सकती है फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, वो फार्मूला ये होता है रिवर्सिबल के लिए, डेल्टा क्यू एन टी। अब यहाँ पर मैंने डेल्टा लगा दिया इसके साथ, क्यू के साथ। तो जो क्यू है वो एक स्टेट वेरिएबल बन गया है। क्यू क्योंकि आपको पता है पाथ फंक्शन होता है, लेकिन जब इसके साथ मैं डेल्टा लगा दूंगा तो स्टेट वेरिएबल हो जाएगा। और ये जो फार्मूला होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। यानी कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है या इवोल्व हो रही है, उसको टेम्परेचर पर डिवाइड कर दें तो ये एंट्रोपी आपको मेजर हो जाएगी एक रिवर्सिबल के केस में। अब ये फार्मूला आप तब यूज करते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये डेल्टा क्यू के साथ मैंने ये इसको स्टेट वेरिएबल क्यों कहा है? मिसाल के तौर पर ये एक आपका रिएक्शन है जी, यहां से यहां तक जाना है, 0 से 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना था आपने, हीट देंगे। आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में जो पाथ पहले फॉलो करते हैं वही बाद में फॉलो करना पड़ता है। यानी अगर इस पाथ से गए हैं आप तो वापसी भी इसी पाथ से होगी, ये जो नीचे वाला पाथ है। रिवर्सिबल रिएक्शन में पाथ चेंज करेंगे तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहता। आई होप आपको समझ आ गई होगी बात। तो इसलिए मुझे डेल्टा लगाना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल बन जाता है फिर आपके पास। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो आपका पाथ होता है वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है जी। अब डेल्टा क्यू यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर क्यू हीट गेन होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, हीट लॉस होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो फिर आप कौन सा फार्मूला इसको मॉडिफाई करेंगे? फिर आप एन टी, आपको यहाँ पर लिमिट्स लगानी पड़ेंगी फिर S1 S2, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको लिमिट्स लगानी पड़ेंगी क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर आपका कांस्टेंट नहीं है। ये बात याद रखनी। इंट्रोपी जो होती है, अब इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं, डेल्टा क्यू ओवर एन टी। क्यू का यूनिट क्या होता है?
आपको पता है जॉउल होता है, नंबर ऑफ मोल्स का मोल होता है, और टेम्परेचर का केल्विन होता है। जॉउल पर मोल पर केल्विन इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अब जो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है वो सारी अभी हम देखते हैं। हम बात करते इंट्रोपी को वेरियस प्रोसेस में देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहला हम देखते हैं इंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। इससे एमसीक्यूज पीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ पॉइंट्स हैं। इंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, अब आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि आइसोलेटेड सिस्टम की में ना तो मास ट्रांसफर होता है ना हीट ट्रांसफर होती है। तो आपको क्या लगता है उसकी एंट्रोपी कितनी होनी चाहिए? जी कोई बता सकता है आइसोलेटेड सिस्टम की? सर आइसोलेटेड सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन होती है 0। ग्रेटर देन 0 होती है। यस। चले देख लेते हैं। देखें, ना इसमें कोई मास ट्रांसफर हो रहा है ना हीट, तो क्या होता है? देखें, मैं अगर आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास एक इस तरह का सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर ये गैस फिल की हुई और यहाँ पर एक गैस बी फिल की हुई। यहाँ मैंने बंद किया हुआ है सिस्टम को। ये ए गैस है। अगर मैं इस वाल्व को ओपन कर दूं, इस वाल्व को ओपन कर दिया जाए, तो ये गैस मूव करना शुरू कर देगी यहां से यहां, इसमें मिक्सिंग होती जाएगी और आप देखिए रैंडमनेस बढ़ गई। तो गैस की क्या होगी? रैंडमनेस बढ़ गई है अब, तो इंट्रोपी क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 0। तो इंट्रोपी पॉजिटिव होगी इस केस में। आइसोलेटेड सिस्टम हो और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो उसकी इंट्रोपी इंक्रीज करेगी, इंट्रोपी विल बी इंक्रीज्ड। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपने ना पीछे फार्मूला जो देखा है, डेल्टा एस डेल्टा क्यू ओवर एन टी। अब यहाँ पर ना एक कंफ्यूजन होती है, आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंट्रोपी बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इंट्रोपी भी बढ़ती है, लेकिन जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो चेंज इन इंट्रोपी डिक्रीज होती है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। चेंज इन इंट्रोपी, ना के इंट्रोपी चेंज का। आपको पता है कि ये S2 माइनस S1 होता है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज इन इंट्रोपी डिक्रीज होती है। यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये बात एक याद रखने वाली है। अब हम इंट्रोपी फॉर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम देखते हैं। इंट्रोपी फॉर नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। अब नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में आपको पता है कि सिस्टम की सराउंडिंग के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होगी। सिस्टम और सराउंडिंग यानी आपस में इन दोनों का कुछ ना कुछ लिंक होगा। तो टोटल जो इंट्रोपी फिर हम डिसाइड करेंगे वो दोनों की मजमूवे पर होगी। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। इसको समझते हैं हम एक मिसाल से। ठीक है, अगर एक नॉन आइसोलेटेड सिस्टम है और वो स्पॉन्टेनियस है तो उसकी टोटल इंट्रोपी 0 से ज्यादा होगी। ये बात याद रखनी है, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम और स्पॉन्टेनियस है तो। अब ना एक मिसाल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लिक्विड वाटर से
आइस में जा रही है एक चीज। अब मुझे कोई बताएगा इस प्रोसेस में एंट्रोपी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? जी सर इसमें जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हुई है ना? ठीक हो गया, डिक्रीज हो एंट्रोपी डिक्रीज हो गई है। एंट्रोपी किसकी डिक्रीज हुई है, सिस्टम की सराउंडिंग की? सिस्टम की सर, हाँ सिस्टम की। ठीक हो गया, अब आपको क्लियर हो जाएगी चीज। एंट्रोपी सिस्टम की डिक्रीज हुई है। तो आपको पता है लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए सिस्टम ने कुछ ना कुछ हीट रिलीज की है। ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि पहले इनके दरमियान कम अट्रैक्शन थी, दूर दूर थे मॉलिक्यूल, लेकिन अब तो करीब करीब हो गए हैं। तो जैसे जैसे करीब करीब होते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ती है। अट्रैक्शन होने की वजह से हीट रिलीज होती है। तो हीट इसने रिलीज कहाँ पर की है, सराउंडिंग में की है। अब सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? जी सराउंडिंग सराउंडिंग इंक्रीज की होगी। इंक्रीज हो जाएगी। अब ओवरऑल देखा गया इनका सम टोटल वो पॉजिटिव निकल कर आ रहा था। तो हमें पता चल गया कि ये लिक्विड से आइस में जो जाना है प्रोसेस, जी क्या होता है? जी तो बता सकते हैं मुझे? सर लिक्विड से आइस में अगर गया ना तो एंट्रोपी ज्यादा है, एंट्रोपी तो डिक्रीज हुई, लेकिन ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीज हुई क्योंकि हीट सराउंडिंग में की और सराउंडिंग की हीट सिस्टम से ज्यादा थी, तो इसलिए एंट्रोपी टोटल इंक्रीज हुई। समझ आ गई बात अब कि एंट्रोपी बेस कर रही होती सिस्टम पर भी और सराउंडिंग पर भी। क्लियर है जी? तो ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, या टोटल एंट्रोपी वो जीरो से इंक्रीज। ग्रेटर हो जाएगी। क्लियर है जी? अब हम बात करते एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी सबसे पहला हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। सर एक बात पूछनी थी, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का कंबाइन एंट्रोपी देखें जो भी आपने एग्जांपल बताई है, तो फिर तो कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब उसकी सिस्टम की डिक्रीज हुई है और सराउंडिंग की इंक्रीज हो गई है, दोनों बैलेंस नहीं हो जाएंगे अगर फुल का देखें तो? नहीं, जो हीट रिलीज होती है ना वो सिस्टम की इंट्रोपी तो डिक्रीज होती है, लेकिन जो सराउंडिंग की उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। समझ आ रही बात, उस हीट की वजह से। यस सर, आगे। अब रिवर्सिबल में आइसोथर्मल प्रोसेस है कि जिस पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। अब ये आपका सिस्टम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इसको समझिएगा, इसका मतलब क्या है, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है सिस्टम और सराउंडिंग का। अब अगर आपका सिस्टम, मैं कहता हूँ डीक्यू हीट लॉस करता है सराउंडिंग में, जिससे टेम्परेचर चेंज नहीं होता सराउंडिंग का, ठीक है, थोड़ी सी हीट लॉस की है, 0.0001 जॉल लॉस कर दी, मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर। तो अब क्या होता है, सिस्टम की हीट कम हो गई तो इतनी ही हीट सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमने मेंटेन रखना है ना, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है ना। तो इतनी हीट सराउंडिंग से सिस्टम में चली जाएगी ताकि उसकी हीट मेंटेन रह सके। तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, वो डिक्रीज हो रही है, जबकि सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन ओवरऑल एंट्रोपी क्या आ रही है, वो जीरो आ रही है, जो भी आपने बात की है। क्यों जीरो आ रही है? क्योंकि जितनी उसने हीट दी थी उतनी ही हीट वापस जा रही है। समझ आई बात या नहीं आई? एग्जैक्ट जो है अमाउंट जा रही है। ठीक हो गया? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो चीज होती है वो आपके पास जीरो होती है। ठीक है?
फिर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस आ जाता है। एडियाबैटिक प्रोसेस, अब एडियाबैटिक में आपको पता है हीट चेंज 0, तो यहां पर टोटल एंट्रोपी 0 हो जाएगी, सिस्टम की भी 0, सराउंडिंग की भी 0। तो ओवरऑल इसमें आपसे मैं पूछ सकता हूं कि आइसोथर्मल में सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी। ठीक है, ये चीजें मैं आपसे पूछ सकता हूं, तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंट्रोपी अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो सिस्टम है आपका, सिस्टम डीक्यू हीट लॉस करता है। ठीक है, सिस्टम क्या करता है, डीक्यू हीट लॉस करता है, लेकिन सराउंडिंग से हीट वापस नहीं जाती। तो मतलब सिस्टम सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज कर देता है, खुद की डिक्रीज कर देता है। तो ओवरऑल जो एंट्रोपी होती है, टोटल एंट्रोपी, वो 0 से ग्रेटर होती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आप लोग ऐसे करें, दोबारा से ये मीटिंग ज्वाइन करें।